हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने 4 लेक्चर के माध्यम से मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया है। आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आए हैं और आपने बताया है कमेंट के माध्यम से कि मूल अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाया गया है, क्योंकि मैंने उस पर इतनी मेहनत की है। ठीक, और हमारी इतनी पकड़ भी इतनी अच्छी है क्योंकि पॉलिटी पर, ठीक है, तो इसलिए हम उसको और बेहतर कर पाते हैं। हमारा फेवरेट विषय है पॉलिटी संविधान, तो हम इसको बहुत मन से पढ़ते हैं, कई किताबों से पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास किताबों का एक अच्छा खासा संकलन है, तो सारी किताबों से मिला करके आपको हम पढ़ाते हैं। जो भी उसमें से निचोड़ निकलता है वो आपको हम देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी हम आपको विषय और भी पढ़ाएंगे, पहले पॉलिटी खत्म हो जाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनको पता नहीं कि टेलीग्राम चैनल भी है इस ग्रुप का। तो डीपी एडुकेयर के नाम से एक चैनल भी है टेलीग्राम पर, वो आप लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको जो भी संबंधित मटेरियल है वो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपसे निवेदन किया था लास्ट टाइम कि हो सके तो इसको ऑनलाइन आप देखिए। ठीक है, और तो कुछ लोगों ने सुधार किया है, तो उनको हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरा सहयोग किया, मेरी बात को माना। ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आप मेरा सहयोग करते हैं और मेरी बातों को मानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको फॉलो करूंगा। इस तरह से हम लोग मिल करके काफी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम संविधान यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यानी कि हम भाग 4 पर आ गए हैं और अनुच्छेद 36 से लेकर के स्टार्ट करेंगे और 51 तक हम जाएंगे आज, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे। 35 तक आपने मूल अधिकार पढ़ लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में कहते हैं डीपीएसपी। ठीक है, ध्यान ही देना है, कहीं कहीं किताबों को मिलेगा नीति निर्देशक लिखा होता है। ठीक है, तो निर्देशक शब्द तो बिल्कुल भी नहीं, ध्यान रखिएगा, निर्देशक है ये। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो रेफरेंस बुक हैं सब में निर्देशक दिया हुआ, निर्देशक कहीं भी नहीं है। जहां पर भी निर्देशक लिखा हुआ मिले समझो वो गलत लिखा हुआ है, निदेशक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि ये डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, इनका स्रोत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। और डीपीएसपी है क्या, देखिए इससे पहले जो आपने मूल अधिकार पढ़ा था, ठीक है, तो मूल अधिकारों को अगर कोई हनन करता है, ठीक है, तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय होता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 226 के तहत यानी कि उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, जहां पर उनको चुनौती दी जा सकती है, यानी कि वो प्रवर्तनीय है, यानी कि उनका पालन कराया जा सकता है, न्यायालय इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य या कोई व्यक्ति इनका उल्लंघन करता है तो इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो अब चूंकि जितनी भी संविधान में बातें लिखनी थी या जो भी अधिकार संविधान में लिखने थे, सारी बातों को मूल अधिकार नहीं बनाया जा सकता था, तो कुछ बातों को ऐसा बनाया गया है कि अधिकार तो है लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है, यानी कि कानूनी अधिकार नहीं है। राज्य जब भी कोई नियम कानून, कोई विधान बनाएगा, कोई नीति बनाएगा, तो वह यह ध्यान में रखेगा कि जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनका ध्यान रखते हुए कोई भी पॉलिसी या कोई विधान या कानून बनाएगा। कैसे, देखिए डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं क्योंकि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किनको, राज्य के नीति से निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि मूल अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है और न्यायालय द्वारा उनको लागू कराया जा सकता है, परिवर्तित कराया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीपीएसपी है यानी कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मैंने अभी बोला कि शासन मतलब जब सरकार कोई काम करती है, कोई नीति बनाती है, नियम बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो ये मूलभूत सिद्धांत है, यानी कि इन नीति निर्देशक तत्वों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है,
कहीं इनके इतर कोई कानून तो नहीं बन रहा है। यानी कि इनको संज्ञान में रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए तभी सरकार अगर नीति या कोई कानून बनाती है तो वह लोक हित में रहता है, जनता के हित में रहता है। आगे, कानून या विधि या नीति बनाते समय केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को इन तत्वों को आदर्श के रूप में अपने सम्मुख रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो, जब भी कोई नीति कानून विधान बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने सम्मुख रखे और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो कानून बनना चाहिए जिससे कि अधिकतम नागरिकों का हित हो, किसी का हित ना हो। ये है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि मूल अधिकार से थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो ये अधिकार एक तरह से, ये कानूनी अधिकार नहीं है, न्यायालय में इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। इसीलिए एक विशेषज्ञ है या कहें तो संविधान विज्ञ केटी साहा, इन्होंने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है। कभी कभी ये कथन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, बड़ा प्रमुख है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। केटी साहा जी ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय है। ठीक है, यानी बैंक की सुविधा मतलब जो सरकार है वो सरकार अगर देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है डिपेंड करता है, यानी कि वो अपनी पॉलिसीज में इन चीजों को लागू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, लेकिन लागू करना चाहिए, लोक हित की दृष्टि से इनको लागू करना चाहिए। ठीक है, तो मूल अधिकार से थोड़े से डिफरेंट है, ये भिन्न है, यानी कि जो मैंने आपको रीजन बताए हैं उस तरीके से ये भिन्न है, लेकिन अधिकार है आपके। ठीक है, यानी कि नागरिक के अधिकार है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेदों की, आर्टिकल की। ठीक है, एक एक आर्टिकल आपको हम समझाएंगे कि 36 से लेकर के 51 में क्या दिया गया है, कहां कहां पर इनमें संशोधन किया गया, कहां पर का खा को जोड़ा गया है, सारी बातें बताएंगे और उन अनुच्छेदों पर विशेष फोकस करेंगे जो अभी तक विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम बात करेंगे पहले अनुच्छेद 36 यानी कि 36 की। अनुच्छेद 36 से स्टार्ट करेंगे तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, अर्थात जब आपने मूल अधिकार पढ़ा था तो जो अनुच्छेद 12 था वहां पर भी राज्य को परिभाषित किया गया था, वही बात यहाँ पर कही है कि राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य क्या है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है अनुच्छेद 47 यानी 37। यहाँ पर बताया गया है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय नहीं है, सॉरी अपरिवर्तनीय यानी कि परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आते हैं। तो कैसे हैं, तो अपरिवर्तनीय है, ये बात अनुच्छेद 37 में बताई गई है। कहने का मतलब ये है कि राज्य कानून बनाने में इनको लागू करना कर्तव्य, यानी कि चूंकि न्यायालय तो इनको लागू नहीं करवा सकता है, लेकिन राज्य को अपने कानून बनाने में इनको ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करे कि ये नीति निर्देशक तत्व उसके कानून में लागू हों। अनुच्छेद 38 कहता है 38 लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, यानी कि लोक हित में ऐसे काम करें जिससे कि देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, यानी सरकार ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि इन 3 प्रकार के न्याय में कोई भी हस्तक्षेप हो या इनका उल्लंघन हो रहा हो। 39 देख लीजिए, अनुच्छेद 39 आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, अर्थात राज्य महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि जिस कार्य के लिए पुरुष को जितना वेतन दिया जा रहा है उसी कार्य के लिए महिला भी उतना ही वेतन पाने की हकदार है, यानी कि यहाँ पर भेदभाव नहीं है, समान कार्य, अगर समान कार्य हो रहा है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो फीमेल हो। अनुच्छेद 39 का एक संशोधन किया गया था 1976 में। 1976 में एक संशोधन किया गया, इसका नाम था 42वां संविधान संशोधन, और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 39 का यानी कि जोड़ा गया है 39 में का। ठीक है, और इसमें बताया गया है
कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो गरीब हो, चूंकि वो भारत का नागरिक है। जो अमीर आदमी है, मान लो देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कोई मंत्री है, कोई विधायक है या कोई आईएएस पीएस अधिकारी है, आखिर आईएएस पीएस अधिकारी या प्रधानमंत्री होने से पहले वो क्या है? वो देश का एक नागरिक है। एक अगर कोई मनरेगा का मजदूर है या फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वाला कोई भी कामगार है, उससे पहले वो क्या है? वो देश का नागरिक है। यानी कि नागरिक के लिए यहाँ पर सारी बातें सेम है। यानी कि जो अधिकार एक अमीर व्यक्ति को होंगे वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को होंगे। इसीलिए समान न्याय की अवधारणा को लागू करने के लिए गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य उपलब्ध कराएगा। क्यों? मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, अब उसके पास एक वकील को मोटी फीस देने को नहीं है, इसका मतलब उसे न्याय नहीं मिलेगा। और जो अमीर आदमी है वो जाकर के मोटी फीस दे देगा, अच्छा बड़ा सा वकील कर लेगा, रेप्यूटेड वकील कर लेगा, उसको न्याय मिल जाएगा। ये तो अन्याय हुआ ना, ये तो नागरिकों के बीच अन्याय हुआ। तो इस अन्याय को दूर करने के लिए राज्य का ये दायित्व तो है, ये कर्तव्य है कि जो भी गरीब नागरिक है या गरीब लोग हैं उनको फ्री में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जैसे कि आप बात कर सकते हैं PIL की, जनहित याचिका। ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका। तो ये क्या है? मतलब लोगों के हित में, जो गरीब वर्ग है या ऐसा कोई समुदाय है जो सामूहिक रूप से पीड़ित है, तो उसके पक्ष में PIL दायर की जा सकती है, या कभी कभी अदालत स्वयं ही इसका संज्ञान ले लेती है, जिससे कि गरीब लोगों को या ऐसे असहाय लोगों को न्याय मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। यानी कि जो भी हमारे देश में ग्राम पंचायतें हैं ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, महात्मा गांधी जी की अवधारणा थी, ठीक है, कि ग्राम पंचायतें हों, तो ग्राम पंचायतों को जो गठन की बात की गई है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और पीसीएस का तो समझो ये बिल्कुल पेट सवाल है कि आना ही आना इसको है। अगला अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ठीक है, यानी कि कुछ दशाओं की बात कर रही है, यानी कि नागरिकों का कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। जैसे कि बेरोजगारी की स्थिति में क्या है? रोजगार पाने का अधिकार होगा। बुढ़ापा या बीमारी की स्थिति में क्या है? यानी कि उनके लिए उचित इलाज की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो। ठीक है, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि के लिए ये जो है राज्य लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा कुछ दिशाओं में। ठीक है, शिक्षा भी जो है, अब कोई गरीब व्यक्ति है या रोजगार है वो फीस नहीं दे सकता है, उनको शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा RT, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। बेरोजगारी में मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हो जाएंगी, बुढ़ापे में वृद्धावस्था पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 41। अब आते हैं अनुच्छेद यानी आर्टिकल 42 पर। ठीक है, प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं या प्रसूति महिलाएं हैं, तो उनके गर्भावस्था के दौरान या उनकी डिलीवरी के समय राज्य का ये कर्तव्य है कि उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषण सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, यानी कि जब वो महिलाएं गर्भवती हैं तो उस दौरान उनको उचित पोषण मिलना चाहिए, आयरन और फोलिक एसिड की खुराक मिलनी चाहिए, जो टीके हैं वो टीके लगने चाहिए। ठीक है, फिर जब डिलीवरी का समय हो तो उनको जो है बाकायदा जो है गाड़ी की या एम्बुलेंस की और जो अस्पताल की व्यवस्था हो। इसके बाद जब डिलीवरी हो जाए तो 6 महीने या साल भर तक उनके खाने पीने की व्यवस्था और बच्चे की देखरेख की व्यवस्था, ये सारी चीजें कहां पर आएंगी? प्रसूति सहायता आएंगी अनुच्छेद 42 में। ठीक है, इसके बाद 43 में आ जाइए, क्या है? कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो भी कामगार है या कर्मकार जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए राज्य व्यवस्था, मतलब मिनिमम मजदूरी व्यवस्था करेगा ताकि वो भूखे ना बने, वो जो है
असहाय ना हो, किसी से मांगे ना, भीख ना मांगे, ऐसा कोई गलत काम ना करें, चोरी ना करें, छीना झपटी ना करें, ताकि उनकी आजीविका आराम से चल सके। इसके लिए क्या करेगा कि निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करेगा, जैसे कि वर्तमान में मनरेगा चल रही है, या फिर उन लोगों के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने की व्यवस्था करेगा। कौन? राज्य। यानी ताकि वो मजदूरी करके अपने जीवन का उचित निर्वाहन कर सके, खाने पीने की व्यवस्था वो आराम से कर सकें। 43 में दिया गया है। और इसके बाद अनुच्छेद 43 का एक उपबंध जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता, यानी जो भी उद्योग वगैरह वहां पर जो कर्मचारी हैं, तो प्रबंधन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं या कोई निर्णय लिया जाता है या जो किसी काम के घंटे निर्धारित करना है या छुट्टियां हैं या अन्य भी चीजें जो भी उद्योग से संबंधित हैं, तो उनमें जब भी कोई नियम बनाया जाए, कुछ डिसीजन लिया जाए, कोई निर्णय लिया जाए या कुछ नई चीज लॉन्च की जाए, तो वहां के कर्मचारियों की भी सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रबंधन या मैनेजमेंट है उसने कोई नियम बनाया और जो कर्मचारीगण हैं, ठीक है, या काम करने वाले हैं, उन पर जाकर के थोप दिया कि नहीं तुमको जबरदस्ती ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। यानी कि उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, उनको भी पता हो कि मेरे लिए कौन से नियम कानून उद्योग में बनाए जा रहे हैं। अगला 43 खा, जो 43 में खा उपबंध जोड़ा गया है, ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 2011 में किया गया था। क्या है? सहकारी समितियों का गठन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो बेसिकली ग्रामीण स्तर पर होती हैं, ठीक है, जैसे किसानों के लिए होता है, मतलब छोटे मोटे उनको ऋण मिल जाते हैं खाद के लिए, बीज के लिए, या छोटे मोटे लोन मिल जाते हैं कुछ कृषि से संबंधित उपकरण लेने के लिए, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है सहकारी समितियां। तो उनका भी गठन करने की बात की गई है। इसको 43 में जो जोड़ा गया है 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात की गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा पिछले दिनों की चर्चा में रहा है यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी नियम कानून हैं वो सभी के लिए बराबर होंगे। जैसे आपने पिछले टाइम देखा था कि जो तलाक वाला मुद्दा था, 3 तलाक वाला मुद्दा था, ठीक है, और जो बुर्का वाला मुद्दा था, मतलब कि वो महिलाएं घूंघट, मतलब जो मुस्लिम धर्म से संबंधित था, तो वो सारी चीजें जो है ना वो इसी के अंतर्गत आएंगी कि जो है अगर पुरुष 3 बार तलाक बोल के तलाक दे सकता है, तो ये अधिकार महिलाओं को क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसी संबंधित काफी सारी चीजें थी। तो यूनिवर्सल सिविल कोड जो है लागू होगा, यानी कि राज्य जो है सभी के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगा, किसी में इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 45 काफी इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। ध्यान आपको यहां पर ये देना है कि बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं, राज्य उनकी शिक्षा का निशुल्क प्रावधान करेगा, ठीक है। ये किसमें था? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में था, ठीक है। हालांकि अभी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या इसको स्थानांतरित करके 86वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में जोड़ करके अब मूल अधिकार बना दिया गया है। पीछे मैंने आपको 21 का पढ़ाया था, क्या था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करेगा, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी उचित व्यवस्था करेगा, ठीक है। तो पहले ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, डीपीएसपी था, लेकिन अब ये मूल अधिकार भी बन चुका है। अगर यहां पर भी है, यहां पर भी राज्य का दायित्व तो है, ठीक है, लेकिन अब इसको मूल अधिकार भी बना दिया गया है। संविधान संशोधन था 86, ठीक है। और अब इस अनुच्छेद में क्या रह गया है कि राज्य 6 वर्ष से पूर्व के बच्चों की पोषण की व्यवस्था करेगा, यानी जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको उचित पोषण क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह चलते हैं या बच्चों के पोषण से संबंधित कुछ योजनाएं चलती हैं, ठीक है, और अपना बल्कि पीसीएस में एक विभाग भी है आईसीडीएस, ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है, तो वहां पर जो होता है बाल विकास अधिकारी होते, बाल विकास परियोजना अधिकारी होते, एक पोस्ट भी होती है पीसीएस में,
तो उससे संबंधित सारी चीजें हैं कि जो 6 वर्ष से आयु के कम के बच्चे हैं उनके लिए राज्य पोषण की उचित व्यवस्था करेगा। ये होगी बात अनुच्छेद 45 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से एक जो है मूल अधिकार बना है। ठीक है, क्योंकि राज्य का ये मतलब ये राज्य कर सकता है ऐसा, राज्य जो है इसमें से किसी भी चीज को उठा करके मूल अधिकार बना सकता है। ठीक है, इसलिए अगला है अनुच्छेद 46 क्या कहता है? एससी यानी कि अनुसूचित जात, एसटी यानी कि अनुसूचित जात व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी कि जो भी एससी एसटी या जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, और अन्य जो आर्थिक संबंधी हित है यानी कि अर्थ से संबंधित से जो भी हित है तो उनकी अभिवृद्धि के लिए उचित संसाधन या उचित प्रावधान करेगा। ये राज्य की जिम्मेदारी में आता है। अनुच्छेद 47 आर्टिकल 47 आते हैं, पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य की। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्य का दायित्व है कि जो भी देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो उनके लिए उचित पोषण की व्यवस्था करे, पोषाहार की व्यवस्था करे और लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। यहाँ पर मतलब यह है कि जैसे कि नशाखोरी है, ठीक है, या नशीली दवाइयों का सेवन है, इनको क्या करें? हतोत्साहित करें, इनको खत्म करने का प्रयास करें। नशीली दवाइयों का सेवन या जो भी ड्रग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनका सेवन जो है व्यक्ति ना करे, नागरिक ना करे, इससे संबंधित से प्रावधान करने हैं। नशाखोरी को कम करना है और अस्पताल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है। क्या कहा गया? लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था। तो कैसे? जब तक अस्पताल नहीं बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी, तब तक लोगों के स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ नशाखोरी के सिस्टम को कम करना, नशीली दवाइयों के प्रचार प्रसार कम करना, ड्रग्स की बिक्री कम करना, ताकि लोग उसका कम से कम इस्तेमाल कर पाए। ये सारी चीजें बताई गई हैं आर्टिकल 47 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृषि से पूछा जाता है कि कृषि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है 48। इसमें कृषि से संबंधित सारी चीजें दी गई हैं, साथ ही साथ पशुपालन का संगठन किया जाए, अर्थात जैसे गाय है, बछड़ा है, दुधारू पशु है, तो इनका वध रोका जाए, इनकी बलि नहीं दी जाएगी, और जो भी इनकी नस्ल है, इनकी नस्लों को और सुधारा जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो है जो दुधारू पशु हैं वो अधिकतम दूध दें। ठीक है, और बेसिकली इनके वध को रोकना है, यानी कि बलि नहीं दी जाएगी, बल्कि इनके वंश को, इनकी जाति को, इनको प्रोत्साहित करना है, इनको आगे बढ़ाना है। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित दोनों चीजें कहां पर आएंगी? आर्टिकल 48 में। इसके बाद 48 में ही एक उपबंध जोड़ा गया जिसका नाम अनुच्छेद 48 का, ये है पर्यावरण संरक्षण की। यहां पर बात की गई है, ठीक है, कि नागरिकों का अधिकार है कि वो वन एवं वन्य जीव या जो भी वन्य पशु हैं उनका संरक्षण करे। ठीक है, और ये जो है जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण एक अधिनियम भी लागू किया गया था, वो भी इसी से संबंधित, इसी अनुच्छेद से संबंधित आता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 49, ये 48 का काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 49 क्या है? स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, यानी कि राज्य के नागरिकों का ये अधिकार है, ठीक है, दायित्व है कि वो जो भी राष्ट्रीय स्मारक के जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो वस्तुएं हैं यानी हमारी धरोहर हैं, तो उनको संरक्षित करें। ये राज्य का भी अधिकार है और नागरिकों का, दोनों का ही अधिकार है। ठीक है, इनको सुरक्षित रखना, बेसिकली ये राज्य का अधिकार है। ठीक है, जो नागरिकों के जो कर्तव्य होंगे वो तो मौलिक कर्तव्य हम लोग देख लेंगे, वो भी उसमें भी वो आएगा, मौलिक कर्तव्य में भी ये बात आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो इन चीजों का संरक्षण करे, ठीक है, और इनको और ज्यादा प्रोत्साहित करे। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 पर आ गए हम लोग, हाफ सेंचुरी हो गई है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका का काम क्या है? नीति, नियम और कानून को लागू करवाना। न्यायपालिका का काम क्या है? कि जो है न्याय देना, यानी जो भी नियम कानून जो भी बातें हैं उन सब पर उचित न्याय देना। ठीक है,
तो यहाँ पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है, यानी कि दोनों के कार्यों को अलग अलग बताया गया है और कोई भी यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और अंतिम है आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अवृद्धि। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि शांति बनी रहे और अपने देश की सुरक्षा रहे, यानी कि जो भी दुश्मन देश है, शत्रु देश है, ठीक है, तो उनसे अपने राज्य की सुरक्षा करना और अपने राज्य में शांति को बनाए रखना। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे गुटनिरपेक्ष जो नीति थी या जो भारत की पंचशीली नीति है, ये इसके एग्जाम्पल है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए और पंचशील समझौता करते हुए अपने देश में शांति और सुरक्षा बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है 51 लास्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा 2 अनुच्छेद और ऐसे हैं जो कि नीति निर्देशक तत्वों के चैप्टर में शामिल नहीं है, लेकिन इनको भी नीति निर्देशक तत्व ही माना जाता है, लेकिन वो इस वाले 36 से 51 में शामिल नहीं है। वो है अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 350 का और 351। ठीक है, इनको भी अपरिवर्तनीय है, नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है और ये राज्य के अधिकार के अंतर्गत आते हैं और इनको यानी कि इन दोनों अनुच्छेद को डीपीएसपी के तहत ही पढ़ा जाता है, इसलिए उनको पढ़ना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। वो क्या है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 350 का में क्या बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यानी कि राज्य का ये अधिकार है या राज्य का उत्तरदायित्व है कि जो भी बच्चे प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही उपलब्ध कराई जाए या उनको दी जाए, ये राज्य का उत्तरदायित्व है। ठीक है, यानी जो भी प्राथमिक शिक्षा है वो उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है 350 का। और 351 में दिया गया है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि हिंदी चूंकि हमारी वो क्या है, राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। राज्य ऐसे काम करे और राज्य का उत्तरदायित्व है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है कि हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए जो भी नीति कानून बनाना है वो बनाए और लोगों में या देश के अंदर या विदेश में भी पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसके महत्व को और प्रोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक हमारा डीपीएसपी का। डीपीएसपी हमारा नाम भी आ जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी फिर भी अगर डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे, कमेंट में ही कर देंगे या फिर अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, और संविधान दोस्तों पढ़ लीजिए कायदे से, बहुत काम आएगा। ठीक है, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि अरे पढ़ ही लेंगे, क्या है बहुत समय है, या मतलब मैंने तो पढ़ रखा है, क्या है। ठीक है, मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, वो अपने ज्ञान में ऐड कर लीजिए, परीक्षा में काम आएगी। आपको याद आया कि हाँ सर ने मुझे कुछ बताया था, प्रश्न सही हो जाएगा, इसलिए अधूरे ज्ञान को पूरा कर लीजिए। हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, वरना पॉलिटी तो आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो संदेह है, वो क्लियर हो जाए। चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार।